नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। पशु परिचर टेस्ट सीरीज 2.0 के ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन क्लास में आज हमारी क्लास रहेगी टेस्ट संख्या 175 ए समसामयिकी पार्ट की। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और आपके टेस्ट का 76 नंबर प्रश्न। कोलकाता नाइट राइडर्स ने T20 क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग जिसे आईपीएल बोलते हैं कि 17वें संस्करण का खिताब 26 मई 2024 को किसे पराजित कर तीसरी बार जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स जिसे केकेआर कहते हैं, जिन्होंने आईपीएल 2024 का खिताब जीता है, कौन सी टीम को फाइनल के अंदर हराकर ये खिताब जीता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन बी है सनराइजर्स हैदराबाद, ऑप्शन सी लखनऊ सुपर जायंट्स और ऑप्शन डी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में होती है और 2008 के अंदर जो आईपीएल का पहला संस्करण होता है उस पहले संस्करण की विजेता राजस्थान रॉयल्स रहती है। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के सर्वाधिक खिताब जीते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में है मुंबई इंडियंस जिसे एमआई कहते हैं। दोनों ही टीमों ने 5-5 बार है जो आईपीएल का खिताब जीता है। अब आपसे पूछा गया है कौन सी टीम 2024 की उप विजेता रही है, तो सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ऑप्शन बी आपका सही होगा। आईपीएल 2024 की उप विजेता रही है। फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराया था। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो इनको फेयर प्ले अवार्ड दिया गया 2024 का। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया। फेयर प्ले अवार्ड उस टीम को प्रदान किया जाता है जो सबसे ज्यादा अनुशासित प्रदर्शन करती है और अनुशासन प्रदर्शन करने वाली टीम को है जो ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आईपीएल 2024 का ये जो पुरस्कार है ये सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया जो इस टूर्नामेंट की उप विजेता रही है। आईपीएल की अगर बात करें तो ये एक प्राइवेट लीग है। इसका आयोजन बीसीसीआई के द्वारा करवाया जाता है और 2008 के अंदर इसका पहला संस्करण होता है जिसकी विजेता राजस्थान रॉयल्स रहती है। सबसे अधिक जो खिताब है वो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। आईपीएल 2024 की बात करें तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स टीम है जो जीती है और तीसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता है। तीसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता है। और बात करें आईपीएल 2024 की तो इसमें दो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, एक ऑरेंज कैप है और एक पर्पल कैप है। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। तो ऑरेंज कैप की अगर बात करें तो ये ऑरेंज कैप विराट कोहली को दिया गया। सर्वाधिक जो रन बनाने वाला खिलाड़ी होता है उसको ऑरेंज कैप प्रदान किया जाता है और ऑरेंज कैप 2024 का है जो विराट कोहली को दिया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं आरसीबी के। और पर्पल कैप की अगर बात करें तो पर्पल कैप हर्षल पटेल को दिया गया। हर्षल पटेल ने सर्वाधिक विकेट लिए हैं और हर्षल पटेल को यह पुरस्कार दिया गया है। सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को है जो पर्पल कैप प्रदान किया जाता है। ये पंजाब किंग्स के प्लेयर थे। इसके अलावा अगर बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी की अगर बात करें, सबसे मूल्यवान जो खिलाड़ी था वो था सुनील नारायण। सुनील नारायण की अगर बात करें तो इन्होंने विकेट और रन दोनों ही क्षेत्र में प्रदर्शन किया है और इनको, ये कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर हैं, इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का है जो पुरस्कार आईपीएल 2024 का प्रदान किया गया है। तो ये चीजें कुछ आपको इसके साथ में ध्यान में रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है कच्छ अजरक वास्तुशिल्प किस राज्य का परंपरागत वस्त्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग प्रमाण पत्र है जो दिया गया है कच्छ अजरक को। कच्छ अजरक को 6 मई 2024 को जीआई टैग भौगोलिक जो सूचकांक है, संकेतांक है, भौगोलिक संकेतांक वो प्रदान किया गया है कच्छ अजरक को। ये कौन से राज्य की है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए गुजरात और ऑप्शन ए ही आपका सही है। गुजरात राज्य की कच्छ अजरक प्रसिद्ध है। कच्छ का रण भी गुजरात के अंदर है और
ये कच्छ अजरक जो वस्त्र है बहुत प्रसिद्ध है गुजरात राज्य का। इसको है जो 6 मई 2024 को भौगोलिक संकेतांक जीआई टैग है जो प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेतांक की अगर बात करें तो कोई विशेष जो वस्तु है उसको ये प्रदान किया जाता है जो अपनी एक भौगोलिक पृष्ठभूमि रखे, अपनी एक अलग पहचान रखे। उसके लिए पहले ही भौगोलिक संकेतांक की जो कार्यालय है चेन्नई के अंदर, चेन्नई में इसके लिए आवेदन करना पड़ता है और आवेदन के बाद में है जो भौगोलिक संकेतांक प्रदान किए जाते हैं और अधिकतम ये 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। 10 वर्ष के बाद में इसको आगे के लिए रिन्यू करवाया जा सकता है, अधिकतम 10 वर्ष के लिए होता है। भारत के अंदर सबसे पहले जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग की चाय है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था 2004-05 के अंदर। 2004-05 में सबसे पहले जो दार्जिलिंग की चाय है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर ए गुजरात राइट है। अगला हमारा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी 55 वर्षीय ज्योति रात्रे, राके की जगह रात्रे है, थोड़ा ध्यान रखना है, रात्रे किस शहर से है ये आपको बताना है। कौन से शहर से संबंधित है जिन्होंने सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है और माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है। इनकी उम्र 55 वर्ष है। तो जयपुर, अमृतसर, रायपुर और भोपाल, ऑप्शन डी आपका सही है। भोपाल शहर से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही के अंदर 19 मई 2024 की सुबह 6 बजे है जो ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर एक नया कीर्तिमान बनाती है। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848.8 मीटर है और इस चोटी के ऊपर चढ़ने का इन्होंने है जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत की अगर बात करें तो भारत के जो पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था अवतार सिंह चामा करके हैं। 1965 के अंदर भारतीय पहले व्यक्ति थे, भारत के पहले व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं, ये ध्यान में रखना है। अवतार सिंह चामा करके हैं, मेजर अवतार सिंह चामा, और ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो 1965 के अंदर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं। प्रथम भारतीय अगर महिला का आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करती हैं, तो प्रथम भारतीय जो महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जो 1984 के अंदर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, पुरुषों का 33वां थॉमस कप, पुरुषों का 33वां थॉमस कप का खिताब किस देश ने जीता है। थॉमस कप की अगर बात करें तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। कौन से खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। पुरुषों का जो बैडमिंटन होता है ये उसको थॉमस कप कहते हैं और महिलाओं का जो होता है उसको उबेर कप कहते हैं। महिलाओं का जो होता है उसको उबेर कप कहते हैं और पुरुषों का ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है इसको है जो थॉमस कप बोला जाता है। तो हाल ही के अंदर पुरुषों का 33वां थॉमस कप आयोजित किया गया, ये चीन के अंदर आयोजित हुआ था। चीन का चेंगडू शहर है और चेंगडू शहर के अंदर 27 अप्रैल से 5 मई 2024 तक है जो थॉमस कप का 33वां संस्करण है जो आयोजित किया गया। थॉमस कप के अगर पहले संस्करण की बात करें तो थॉमस कप का पहला संस्करण 1948-49 में आयोजित किया जाता है। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और हाल ही के अंदर 27 अप्रैल से 5 मई 2024 को इसका है जो 33वां संस्करण चीन के चेंगडू में आयोजित किया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि खिताब किसने जीता था। ऑप्शन ए चीन, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी जापान। इंडोनेशिया इस टूर्नामेंट की उपविजेता रही है, उपविजेता, और जो जीती है वो चीन है। चीन ने है जो ये टूर्नामेंट जीता है और चीन ने ये टूर्नामेंट 11वीं बार जीता है, 11वीं बार जीता है थॉमस कप, ये ध्यान में रखना है। सर्वाधिक जो थॉमस कप है वो इंडोनेशिया ने जीते हैं, सर्वाधिक थॉमस कप इंडोनेशिया ने। अब तक 16 बार थॉमस कप का जो खिताब है वो इंडोनेशिया ने जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो
इसी के साथ में जो एक और महिलाओं का टूर्नामेंट आयोजित होता है उसको उबेर कप कहते हैं। इसकी शुरुआत 1956-57 के अंदर होती है और 2024 इसका जो संस्करण है वो चीन ने ही जीता है, चीन ने ही जीता है। और 2024 के थॉमस कप के और उबेर कप दोनों के जो विजेता देश है वो चीन ही है। थॉमस कप 2024 में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। भारत भी इसमें अपना प्रतिनिधित्व करती है। भारत ने अब तक केवल एक बार 2022 के अंदर है जो थॉमस कप का पुरस्कार, थॉमस कप टूर्नामेंट है जो जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए चीन होगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत एवं फ्रांस का कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उमरोई में आयोजित किया गया और ये इसका आयोजन 13 से 16 मई 2024 को किया गया। इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो उग्र शक्ति प्रखर ज्वाला, शक्ति आपके राइट होगा, शक्ति 2024, शक्ति 2024 का आयोजन मेघालय के उमराई शहर में 13 से 16 मई 2024 को किया गया। भारत और फ्रांस का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पहली बार इसका जो आयोजन होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास का वो 2011 में किया जाता है। अभी 2024 के अंदर इसके 7वें संस्करण का है जो आयोजन किया गया है। अभी इसका 7वां संस्करण आयोजित हुआ था। पिछला जो संस्करण था वो 2021 में आयोजित हुआ था और फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया, और अभी 2024 के अंदर 7वां संस्करण मेघालय के उमराई शहर में है जो इसका आयोजन किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस का है। सीधा प्रश्न आएगा कि भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है या कब आयोजित किया गया 2024 में शक्ति, तो ये पूछा जा सकता है। इसमें आपका ऑप्शन बी उत्तर राइट है। अगला हमारा प्रश्न है, 23 मई 2024 को राज्य गोपालन विभाग ने गोवंश एवं पक्षियों को लू से बचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। ग्रीष्म काल में पश्चिमी राजस्थान में जो गर्म हवा चलती है उसको लू कहते हैं, और उस लू से बचाने के लिए है जो गोपालन विभाग ने एक अभियान की शुरुआत की थी 23 मई 2024 को। तो वो अभियान कौन सा था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पक्षी मित्र मिशन, नहीं। ऑप्शन बी है मिशन अमृत सरोवर, ये भी नहीं। ऑप्शन सी है मिशन संरक्षण 2024, सही है। डी परिंदा बांधो मिशन, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, मिशन संरक्षण 2024 है। इसका आयोजन गोपालन विभाग द्वारा 23 मई 2024 को किया जाता है और इसका जो उद्देश्य है, जो पशु हैं जो गौशालाओं में पशु वगैरह हैं उनके लिए पानी वगैरह की व्यवस्था करना, और जो पक्षी हैं उनके लिए है जो परिंदे वगैरह की व्यवस्था करना। लू से और लू के अंदर गर्मी के अंदर पानी की व्यवस्था के लिए जो पक्षियों के लिए है जो परिंदे लगाना अधिक से अधिक, ये जो लक्ष्य है रखा गया। साथ में जो गोपालन विभाग है, गोपालन निदेशालय है, इसने एक त्रैमासिक पत्रिका भी जारी की थी इसी दिन, और जिसका नाम है गोपालक गोपालन वीणा करके एक पत्रिका है त्रैमासिक। इसका भी शांत में इन्होंने लॉन्च किया है। गोपालक निदेशालय जो राज्य गोपालन निदेशालय है इसके द्वारा है जो 23 मई को ही साथ में एक त्रैमासिक पत्रिका का भी अनावरण है जो इन्होंने किया है। अगला हमारा प्रश्न है, देश की 40 प्रगतिशील महिला सरपंचों में राज्य की किस महिला सरपंच का चयन सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए किया गया है। सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए राजस्थान की किस महिला सरपंच का चयन किया गया है। ऑप्शन ए नीरू यादव, ऑप्शन बी विद्या देवी, ऑप्शन सी छवि राजावत और ऑप्शन डी प्यारी कुमारी चौहान। ये राजसमंद जिले की मंडावत जो पंचायत है उस पंचायत की सरपंच हैं और अपने उत्कृष्ट कार्य और नवाचार के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, और इन्हीं नवाचार के कारण है जो देश की जो 40 प्रगतिशील सरपंचों का एक सम्मेलन आयोजन किया गया है 2024 में, उसके लिए है जो राजस्थान की ओर से इनका चयन किया गया है। तो ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है, मुंडावत की जो सरपंच है राजसमंद जिले के अंदर प्यारी कुमारी चौहान, इनका है जो चयन किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य की राजधानी में कौन सा भवन बनाने की घोषणा की गई है। मई 2024 के अंदर अपने भाषण के अंदर
जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो ये घोषणा करते हैं कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक भवन बनाया जाएगा और हमारी राजधानी के अंदर भी ऐसा भवन बनेगा। तो कौन से भवन की है जो घोषणा की गई है? जयपुर भवन, अटल भवन, राज भवन और राजस्थान भवन। राजस्थान भवन बनाने की है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा मई 2024 में अपने एक भाषण के अंदर की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्य के अंदर है जो आपके राजस्थान भवन बनेगा, प्रत्येक राज्य में राजस्थान भवन बनेगा। मुख्य रूप से ये जो प्रवासी राजस्थानी हैं जो अन्य राज्यों के अंदर रहते हैं विभिन्न कारणों से, उनके लिए है जो ये भवन बनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य प्रवासी जो राजस्थानी हैं उनकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान इस राजस्थान भवन के अंदर किया जाएगा। और इसमें पहले चरण में, प्रथम चरण के अंदर सबसे पहले जो पड़ोसी राज्य हैं उन पड़ोसी राज्यों में है जो राजस्थान भवन बनाया जाएगा। पड़ोसी राज्यों में सबसे पहले राजस्थान भवन बनेगा, उसके बाद भारत के सभी राज्यों के अंदर एक एक राजस्थान भवन बनाया जाएगा। विशेषकर जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बनाया जाएगा। और ऐसा ही भवन एक हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर भी बनेगा। तो आपका उत्तर ऑप्शन डी राजस्थान भवन होगा। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? कौन सी पुस्तक का है जो विमोचन इन्होंने किया है? इन्होंने हाल ही के अंदर मई 2024 में माँ सबरी, ऑप्शन ए राइट है, माँ सबरी, ये इनकी 21वीं पुस्तक है। इससे पहले 20 पुस्तक का विमोचन ये कर चुके हैं। इनकी 21वीं पुस्तक है माँ सबरी, जिनका विमोचन इन्होंने उदयपुर के अंदर किया है। मई 2024 में उदयपुर के अंदर माँ सबरी पुस्तक का है जो विमोचन पुरुषोत्तम पल्लव राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनका संबंध भी उदयपुर जिले से ही है। इन्होंने अपनी माँ सबरी पुस्तक का विमोचन किया है। अगला हमारा प्रश्न है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान है जो चलाया जाएगा या चलाया गया? तो पहला ऑप्शन है हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान, दूसरा है हरित वन वृक्षारोपण अभियान, तीसरा है घर घर औषधि अभियान, चौथा है घर घर पेड़ अभियान। तो हरित वन वृक्षारोपण जो अभियान है ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो विभाग है उसके द्वारा ये अभियान चलाया गया। और ये जो अभियान है 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 के मध्य है जो चलाया गया है हरित वन वृक्षारोपण अभियान। और इस वृक्षारोपण जो अभियान का उद्देश्य है कि राजस्थान के अंदर लगभग 1 लाख पौधे लगाने का इनका लक्ष्य था। और उन पौधों को लगाने के साथ साथ में बड़ा कैसे किया जाए, इनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसके लिए भी है जो टारगेट इस योजना के तहत विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को दिया जाएगा। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरित वन वृक्षारोपण अभियान ऑप्शन बी आपका सही है, 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 के मध्य चलाया गया। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? उनके संबंध में पूछा गया है। पहला है मार्गरेट अल्वा, कमला बेनीवाल, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी, ये ध्यान में रखना है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। थी। इसके अलावा अगर बात करें प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। राजस्थान की। मार्गरेट अल्वा भी राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके अलावा बात करें कमला बेनीवाल, तो आपका जो उत्तर है वो कमला बेनीवाल राइट होगा। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही है जिनका हाल ही में मई 2024 में है जो निधन हो गया है। और कमला बेनीवाल की अगर बात करें तो ये 2003 के अंदर उस समय अशोक गहलोत की सरकार बनती है कांग्रेस की, और अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंदर ये राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री बनती हैं, पहली महिला उप मुख्यमंत्री है जो बनती हैं 2003 के अंदर, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात करें पहला
पहली महिला उप मुख्यमंत्री 2003 के अंदर बनती हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये 1954 के अंदर उपचुनाव में पहली बार है जो विधायक बनती हैं और राजस्थान की दूसरी महिला विधायक होती हैं। राजस्थान की दूसरी महिला विधायक होती हैं। पहली महिला विधायक यशोदा देवी है और दूसरी जो महिला विधायक है वो कमला बेनीवाल बनती है। 1954 में आमेर सीट से उपचुनाव लड़ती हैं और दूसरी महिला विधायक बनती है। इसके बाद में पहली महिला मंत्री है जो बनती है, पहली महिला मंत्री राजस्थान की कमला बेनीवाल, पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। इसके अलावा ये 3 राज्यों की राज्यपाल रही हैं, गुजरात, मेघालय और त्रिपुरा। 2009 में पहली बार राज्यपाल बनती हैं और इसके साथ में 3 राज्यों की ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं और 7 बार ये विधायक रही है। 7 बार है जो ये विधायक भी रही है। 7 बार में से 5 बार ये बैराट सीट से जीतती हैं, पहला जो चुनाव है वो आमेर से जीतती है और एक बार ऐसो दूदू से विधायक रहती हैं। तो कमला बेनीवाल के बारे में ध्यान रखना है। आपका ऑप्शन बी राइट है। आने वाले भर्तियों के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न 74वीं नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में कौन सा है जो पदक जीता है? तो ऑप्शन ए स्वर्ण पदक आपका राइट है। राजस्थान ने बालक वर्ग के अंदर इंदौर में 8 मई से 14 मई 2024 को आयोजित 74वीं जूनियर नेशनल जो बास्केटबॉल चैंपियनशिप थी उसमें है जो राजस्थान की जो बालक वर्ग हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और फाइनल के अंदर चंडीगढ़ को हराया है। चंडीगढ़ को 107 के मुकाबले 49 पॉइंटों से जो हराकर बालक वर्ग में है जो स्वर्ण पदक जीता है। और एक ही साल में राजस्थान ने बास्केटबॉल के अंदर 2 उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने अप्रैल 2024 के अंदर पंडुचेरी में आयोजित यूथ जो बास्केटबॉल चैंपियनशिप थी उसमें भी राजस्थान ने है जो स्वर्ण पदक जीता था, उसमें भी राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। तो एक ही साल के अंदर राजस्थान ने बास्केटबॉल में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल भी है। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल भी है, यह भी साथ में ध्यान में रखना है। तो इसमें उत्तर आपका ए स्वर्ण पदक सही है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया? राज्यपाल द्वारा कौन सा जो विश्वविद्यालय है उसको कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर नहीं, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ये भी नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर आपका उत्तर सही है। ऑप्शन सी 14 मई 2024 को ये पुरस्कार है जो राजस्थान के उस समय के राज्यपाल कलराज मिश्र, उस समय के जो राज्यपाल कलराज मिश्र हैं उन्होंने है जो ये पुरस्कार दिया है। जो उदयपुर के अंदर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट है। अगला हमारा प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की डिजाइन पर राजस्थान में कहां पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? पद्म स्मारक पुस्तकालय एक लाइब्रेरी है जिसका निर्माण राजस्थान में कहां पर किया गया है? जो स्विट्जरलैंड के अंदर एक ग्रीन जो हाउस बना है उसकी तर्ज पर, उसकी डिजाइन पर है जो बना हुआ है। तो कांसली गांव, कोटपुतली, बहरोड, सिलवा गांव, बीकानेर। सिलवा गांव जो बीकानेर है ये उत्तर आपके सही है। सिलवा गांव बीकानेर के अंदर ये जो ग्रीन हाउस है उसकी डिजाइन पर बनाया गया है। गुलाबी रंग का बहुत ही शानदार धोरों के बीच में नोखा से दूर है और इस हाईवे के ऊपर ये बहुत ही शानदार एक पुस्तकालय बनाया गया है और ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसके प्रत्येक कोने में सूर्य की किरणें भी पहुंचती हैं। कांच से अंदर डिजाइन किया गया है। एक प्रकार का वर्तमान में पर्यटक स्थल भी बीकानेर का बनकर ये उभर रहा है। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत लगी है, 9 करोड़ रुपए की लागत लगी है और राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इसका वर्चुअली रूप से उद्घाटन भी किया गया है।
संत पद्माराम की स्मृति में इसका निर्माण किया गया है। संत पद्माराम की स्मृति के अंदर इसका निर्माण किया गया है और इसको पद्म स्मारक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे बोइंग स्टार लाइनर का प्राथमिक कार्य क्या है? बोइंग स्टार लाइनर का प्राथमिक कार्य क्या है? बोइंग स्टार लाइनर की अगर बात करें तो यह अंतरिक्ष के अंदर भेजे जाने वाला एक प्रकार का यान है और ये नासा के द्वारा तैयार किया गया है। नासा के द्वारा तैयार किया गया है। नासा का एक क्रू मिशन था और उस क्रू मिशन के तहत जो ये बोइंग स्टार लाइनर है इसको तैयार किया गया है और इसको जो लॉन्च है वो 5 जून 2024 को किया जाता है। 5 जून 2024 को इसको लॉन्च किया जाता है और इसका जो प्रमुख कार्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने के लिए ये काम इसका रहेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने का जो कार्य है वो बोइंग स्टार लाइनर का है। एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है, नासा के द्वारा तैयार किया गया। 5 जून 2024 को इसको लॉन्च किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने का रहता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। आज की इस टेस्ट सीरीज के करंट का सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया है। धन्यवाद।